हेलो एवरीवन, दिस इज़ भारती शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे DSSB प्रीवियस ईयर पेपर कॉमर्स पार्ट 4। एंड जिसने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो एक बार वो भी जाके देख ले ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म स्पिरिट डी कॉर्प्स वन ऑफ द हेनरीज फ्यूल्स 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल मीन? जो हेनरी फ्यूल के 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनमें से स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्रॉपर लीडरशिप, सेकेंड ऑप्शन इज़ एडिक्वेट नॉलेज, थर्ड ऑप्शन इज़ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ टीम स्पिरिट। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टीम स्पिरिट, आंसर नंबर 4। सो कमिंग इन डिटेल कि टीम स्पिरिट या स्पिरिट डी कॉर्प्स क्या होता है। So in diagram, spirit D corps means team spirit. It implies team spirit, mutual understanding, trust and cooperation among the employees leads to the team spirit. Third point is it leads to synergy. Synergy क्या होता है? Synergy means effect of two people working together in more than sum of individual effect. कि जब एक या दो व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जो काम करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू द डूइंग बाय अ वन पर्सन। एंड नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन प्रमोट्स टीम स्पिरिट। तो स्पिरिट डी कॉर्प्स का मैं आंसर पता चल गया क्या होता है? टीम स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who developed the management grid as the tool of performance evolution? जो मैनेजमेंट ग्रिड है वो किसने डेवलप किया था या मैनेजमेंट ग्रिड कौन लेकर आए थे? सो मैनेजमेंट ग्रिड फर्स्ट ऑप्शन इज हार्लर कॉन्स एंड साइरल और डेनिल, सेकेंड ऑप्शन इज रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन माउंटन, थर्ड ऑप्शन इज आल्फ्रेड मार्शल एंड फोर्थ ऑप्शन इज पीटर एफ ड्रकर। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन। कमिंग इन डिटेल, हम डायग्राम में भी आप देख सकते हो। और मैनेजमेंट ग्रिड मॉडल कब आया था? 1964 में आया था। इज़ अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट इज़ डेवलप्ड बाय रॉबर्ट आर ब्लेक एंड जेन मॉर्टन। बेसिकली इसके 5 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स हैं। सो डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा। मैनेजमेंट ग्रिड फर्स्ट होता है कंट्री क्लब मैनेजमेंट दैट इज़ 19 कंट्री क्लब मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज टीम मैनेजमेंट दैट इज़ 99, मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट दैट इज़ 55 एंड 11 होता है इम्प्रोवरिस्ट मैनेजमेंट एंड 91 होता है अथॉरिटी कंप्लाइंस मैनेजमेंट। सो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि 19, 99, 55, 11, 91 तो ये क्या होता है ये भी हमें ध्यान रखना है। और मैनेजमेंट ग्रिड के जो 5 हमारे डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स हैं उनको भी ध्यान रखना है। So next question is, which of the following technique is suitable for manufacturing biscuits of similar description for a biscuit company throughout the year? कहता है इनमें से कौन सी टेक्निक सुटेबल है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो कि बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करती है थ्रू आउट द ईयर? सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सेकेंड ऑप्शन इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, थर्ड ऑप्शन इज बैच कॉस्टिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रोसेस कॉस्टिंग। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैच कॉस्टिंग। सो देखते हैं बैच कॉस्टिंग डिटेल में कि क्या होता है। Batch costing is a form of specific order costing similar to the job costing. Batch costing क्या होता है? एक फॉर्म होती है that is similar to the job costing. Each batch is a quantity of identical units, the size of which should be decided upon using the economic batch quantity to minimize production cost. Basically ये identical या फिर same units के लिए, identical is same, तो जो बिस्किट्स हैं थ्रू आउट द ईयर सेम ही मैन्युफैक्चर होते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बैच कॉस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इमर्जिंग चैलेंज फॉर एन HR मैनेजर इन द कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट? कहता है इनमें से कौन सा HR मैनेजर के लिए एक इमर्जिंग चैलेंज नहीं है?
So first is globalization, second option is management of various cultural issues of the employees, third is payroll management, and fourth is matching various employee expectation with the career path. So globalization, management of various cultural issues, and next is employee expectations with the career path. ये सब HR मैनेजर के challenges होते हैं, लेकिन जो payroll management है ये जो होता है ये emerging challenge नहीं है HR मैनेजर का. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर थर्ड. So next question is, which of the Henry Fayol's 14 principle of management depicts the phrase one had one plan? कहता है इनमें से 14 प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट के, या फिर इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से किसका मतलब होता है वन हैड वन प्लान? सो फर्स्ट ऑप्शन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेकंड ऑप्शन इज यूनिटी ऑफ कमांड, थर्ड ऑप्शन इज ऑर्डर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इक्विटी. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके 2 क्वेश्चंस तो अभी हम देख चुके हैं और आगे फर्दर भी देखेंगे. सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारा आंसर हो जाएगा. कमिंग इन डिटेल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में और पढ़ते हैं. Fayol suggested that there should be one head and one plan for a group of activities having the same objectives. कि जो फ्योल का ये प्रिंसिपल है इसमें क्या होता है, एक ही प्लान होता है और एक ही सुपीरियर होता है जिनका मोटो क्या होता है, सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. इन द एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देयर विल बी अ कन्फ्यूजन अमंग द एम्प्लॉयज़. अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा तो कन्फ्यूजन हो जाती है एम्प्लॉयज़ के माइंड में. देयर शुड बी सेम डायरेक्शन टू ऑल द एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द सिमिलर एक्टिविटीज़. अ पर्टिकुलर एक्टिविटी मस्ट बी डायरेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल प्लान. मीन्स ये है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सेम होना चाहिए और एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान हमारे पास होना चाहिए. दिस इज़ नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टर्म द टर्म SEZ स्टैंड्स फॉर? पूछा है कि SEZ का मतलब क्या होता है. सो फर्स्ट इज सोशल इकोलॉजिकल जोन, second is social economic zone, third is social environmental zone, and fourth is spatial economic zone. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा? spatial economic zone. आंसर नंबर 4. So coming in detail says क्या होता है हमारा, spatial economic is an area in a country that is subject to unique economic regulation that differ from other regions at the same country. सेल्स वो एरिया होता है किसी भी कंट्री का जिसको यूनिक इकोनॉमिक रेगुलेशंस होती हैं उनकी, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर रीजन्स. सेल्स रेगुलेशन टेंड टू बी कंड्यूसिव टू द फॉरेन डायरेक्ट investment. Conducting business in sales typically implies that the company will receive tax incentive and opportunity to pay lower tariffs. बेसिकली इन जो कंपनी सेल्स के अंदर आती हैं उनको क्या होता है, उनको टैक्स इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कम से कम उनको पे करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिलती है टू पे द लोअर टैरिफ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is considered as the father of scientific management? So very easy, ये 12th में भी बहुत बार आया हुआ है. So who is considered as the father of scientific management और important भी है. So first option is David Ricardo, second is F.W. Taylor, third is Alfred Marshall, and fourth is Henry Fayol. So हमें पता है Henry Fayol ने तो क्या दिए थे, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा? F.W. Taylor हो जाएगा. Next question is, which of the following does not form a primary part of general function areas of human resource management? कहता है इनमें से कौन सा फंक्शनल एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है. सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल. सेकेंड ऑप्शन इज डिटरमाइनिंग एंड स्टाफिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट नीड्स. Third option is anticipating and coping with organizational change, and fourth option is taking care of quality while procuring raw material. So ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली किस में डील करती है एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के बीच में, मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, एम्प्लॉय जो होते हैं उन पे डील करती है. सो टेकिंग केयर ऑफ क्वालिटी वाइल प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, ये तो हमारा कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं है या ये एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं है. सो ये हमारा आंसर हो जाएगा.
कमिंग इन डिटेल कि क्या क्या फंक्शनल एरियाज होते हैं. सो HR फैक्टर्स क्या होते हैं? HR पॉलिसी, ऑप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट बजट. पर्सनल फैक्टर्स क्या होते हैं? HR मैनेजर्स की कैपेबिलिटी क्या होती है? टॉप मैनेजर एबिलिटी एंड सपोर्ट एंड एम्प्लॉयज़ नॉलेज एंड स्किल्स. ये पर्सनल फैक्टर्स हो गए. और फर्म लेवल फैक्टर्स क्या होते हैं? नेचर ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड वैल्यूज़ एंड कल्चर. सो ये हमारा पूरा फंक्शनल एरिया होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. नेक्स्ट, Professor Alton Mayo can rightly be categorized as. प्रोफेसर अल्टन मायो किससे कैटेगराइज्ड हम उनको कह सकते हैं, वो कौन थे? बेसिकली ये पूछा हुआ है. सो फर्स्ट इज़ लेजेंडरी लीडर, सेकेंड इज़ रिलीजियस गुरु, थर्ड इज़ फिजिकल साइंटिस्ट और फोर्थ इज़ बिहेवियरल साइंटिस्ट. तो अल्टन मायो क्या है? बिहेवियरल साइंटिस्ट है हमारे. सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बोला है इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का टूल नहीं है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रेंड एनालिसिस, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, थर्ड इज फंड फ्लो एनालिसिस एंड फोर्थ इज रेशियो एनालिसिस. तो जो टूल नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो क्या हो जाएगा? P&L अकाउंट स्टेटमेंट. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है वो हमारा एनालाइजर नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर अंबानी wants a fully customized private jet which must have a big dining lounge in it unlike other aircrafts. मिस्टर अंबानी चाहते हैं कि वो एक प्राइवेट जेट कस्टमाइज़ करना चाहते हैं जिसमें क्या हो? एक बिग डाइनिंग लॉन्च हो जो कि अदर एयरक्राफ्ट्स में अवेलेबल नहीं है. ही ऑफर्स द कॉन्ट्रैक्ट टू द एक्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग. उन्होंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट दिया एक्स लिमिटेड को कि ऐसा जेट बना दो. विच कॉस्टिंग प्रिंसिपल शेल द कंपनी यूज टू मैन्युफैक्चरिंग द सेड एयरक्राफ्ट ऑफ मिस्टर अंबानी. कहते हैं कौन सा कॉस्टिंग प्रिंसिपल कंपनी यूज़ करेगी टू मैन्युफैक्चर दैट एयरक्राफ्ट जो कि अंबानी ने बोला है. So first is job costing, second is standard costing, third is batch costing and fourth is process costing. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Job costing. अभी हमारा आंसर job costing क्यों हुआ है? So coming in detail, basically job costing क्या होता है? It is a technique of costing where the amount of work done is in the form of number of jobs completed. जो जॉब कॉस्टिंग है ये ऐसी टेक्निक है कॉस्टिंग की जिसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो कैसे पता चलता है? इज़ इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड, कि क्या क्या काम हमने कंप्लीट कर दिए हैं वो हमें शो करता है कि हमारा कितना काम हो गया है. द प्रोडक्शन टेक्स फॉर द कस्टमर्स ऑर्डर एंड नॉट एज बल्क फॉर द स्टॉकिंग पर्पस. जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है? प्रोडक्शन जो होती है वो कस्टमर की ऑर्डर पर डिपेंड करती है, उनके नॉट बेसिकली ऑन द बल्क. जो कस्टमर ने बोला उसी तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब सिंगल कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करते हैं ये. मोरएवर द कॉस्ट डज नॉट टेक सिंगुलरली बट एज अ बल्क ऑफ अ प्रोजेक्ट. सो ये बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? कस्टमर के ऑर्डर पर डिपेंड करता है. सो मिस्टर अंबानी ने एक ऑर्डर दिया कि जेट बनाना है और इस तरीके का बनाना है, तो इसमें कौन सा मेथड यूज़ होएगा? जॉब कॉस्टिंग यूज़ होएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a dash statement each account is expressed as a percentage of value of sales. कहते हैं कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें हर अकाउंट जो भी एक्सप्रेस होगा वो एक्सप्रेस होगा एज द परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ सेल्स. So first option is fund flow, second option is liquidators, third option is common size and fourth option is cash flow. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन साइज. सो कमिंग इन डिटेल की कॉमन साइज क्या होता है? कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्प्लेज ऑल द आइटम्स एज अ परसेंटेज ऑफ कॉमन बेस फिगर रेदर देन एन एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल फिगर. जो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या डिस्प्ले करती है? हर एक आइटम को एज अ परसेंटेज ऑफ कॉमन बेस फिगर से डील करती है, ना कि एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल फिगर शो करती है, वो कि परसेंटेज बेस्ड शो करती है. दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलाउज फॉर इजी एनालिसिस बिटवीन द कंपनीज और बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ सेम कंपनी. सो इस टाइप का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उससे हमें ईजी एनालिसिस हो पाता है बिटवीन द कंपनीज और बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ सेम कंपनी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
सपोज देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। एक फर्म है जिसमें दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ए ब्रिंग्स 2 लाख रुपीज़ वाइल बी ब्रिंग्स 1 लाख कैपिटल फॉर द फर्म। ए 2 लाख रुपए लेकर आता है और बी जो है 1 लाख रुपए लेकर आता है फर्म के लिए, फर्म में एज अ कैपिटल। ए इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन द बिजनेस वाइल बी इज़ नॉट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट। ए जो है एक्टिव पार्टनर है एंड बी जो है ज़्यादा बिजनेस में कंट्रीब्यूट नहीं करता। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्स अ प्रॉफिट ऑफ 30,000। प्रॉफिट कितना आया है? 30,000 आया है। हाउ विल द प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डी। बोला है कि ए एंड बी में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 30,000 एंड 0, सेकेंड इज 10,000 एंड 20,000, third is 15,000 and 15,000 and fourth is 20,000 and 10,000। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15,000 and 15,000। क्यों? जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी के बीच में वो क्या होगा? इक्वल होगा, 1:1 रेशो में होगा। अब ये क्यों होगा? बिकॉज देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो है एब्सेंट है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंट होती है तो क्या क्या चीज़ें हमारी, किस तरीके से प्रॉफिट शेयर होता है या किस तरीके से इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल होता है, हम सारा देखेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इफ डीड इज साइलेंट, साइलेंट मीन्स कि पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है इक्वल होता है। तो दैट इज़ वाई ए और बी का जो रेशो था वो क्या था? 1:1 था। और इससे 30,000 कैसे डिवाइड हो गए? 15,000 एंड 15,000। सेकेंड इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होता हमें। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता। इंटरेस्ट इज 6% ऑन द लोन गिवन बाय द पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर लोन देता है तो इसको कितना परसेंट देना पड़ेगा? 6%। कोई सैलरी, कोई कमीशन या कोई रेशन नहीं देनी होती। एंड लास्ट इज कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो ये सारी चीज़ें हमारी पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंट होती है तो ये सब करना होता है। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कमिंग इन डिटेल, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म एलपीजी इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैंड फॉर। कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट में एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? सो फर्स्ट इज लिक्विफाइड petroleum gas, second is liberalization, privatization and globalization, next is loss per gram, and fourth option is localization, promotion and geo extrication। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दैट इज़ एलपीजी पॉलिसी जो थी 1991 में आई थी। सो इसकी फुल फॉर्म यही है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब डायग्राम में भी दे सकते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्सन हु विदाउट बीइंग अ रियल पार्टनर सो बिहेव्स एज टू लीड अदर्स टू बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर। किसी फर्म में कोई पर्सन है जो कि रियल पार्टनर नहीं होता, लेकिन वो एज अ बिहेव करता है कि वो रियल पार्टनर है उस फर्म का। सो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? सो फर्स्ट इज पार्टनर बाय एस्टोपल, सेकेंड इज डोरमेंट पार्टनर, थर्ड इज सब पार्टनर एंड फोर्थ इज स्लीपिंग पार्टनर। सो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पार्टनर बाय एस्टोपल। सो कमिंग इन डिटेल, पार्टनर बाय एस्टोपल क्या होता है? एस्टोपल इज अ पर्सन हु गिव्स एन इम्प्रेशन टू अदर्स दैट ही शी इज़ अ पार्टनर ऑफ द फर्म थ्रू हिज और हर इनिशिएटिव, कंडक्ट और बिहेवियर। पार्टनर बाय एस्टोपल वो पर्सन है जो कि एज ए इम्प्रेशन देता है दूसरे पर्सन को कि वो पार्टनर है फर्म में, इस तरीके से बिहेव करता है कि वो दूसरे पर्सन को ये लगता है कि ये पार्टनर है फर्म में। ठीक है। अदर टाइप ऑफ पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर बेसिकली जो काम करता है पार्टनरशिप फर्म में, स्लीपिंग इज जो काम नहीं करता है। नॉमिनल पार्टनर, नेक्स्ट इज पार्टनर बाय एस्टोपल, नेक्स्ट इज पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। सो जो सिर्फ पार्टनर होता है सिर्फ प्रॉफिट्स में, लॉस से उसका कोई लेना देना नहीं होता। और माइनर पार्टनर जो होता है वो कौन होता है? जो कि 18 ईयर्स से छोटा होता है। सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कंडक्टेड इन 1920 बाय वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी लोकेटेड एट चिकागो इज पॉपुलरली नोन एज। 1920 में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ने
एक स्टडी की थी अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सो मिकीगन स्टडी, नेक्स्ट इज हॉथरॉन स्टडीज़, नेक्स्ट इज कैलिफोर्निया स्टडी एंड फोर्थ इज डिट्रॉइट स्टडी. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हॉथरॉन स्टडी. इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है इन पार्ट 1 और 2. सो वहाँ से आप एक बार देख लेना इसका पूरा डिटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज putting a right man in a right job according to his qualification and ability is called, this is कहता है right man in a right job, उसकी क्वालिफिकेशन से मैच करता हुआ पर्सन जो है, क्वालिफिकेशन और जॉब से मैच करता हुआ पर्सन को किसी जॉब पर लगाना, उसे क्या कहते हैं? सो फर्स्ट इज़ रिक्रूटिंग, सेकंड इज़ कंट्रोलिंग, थर्ड इज़ स्टाफिंग एंड फोर्थ इज़ सेलेक्टिंग. सो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टाफिंग. रिक्रूटिंग क्या होता है? बेसिकली रिक्रूट करना किसी पर्सन को. कंट्रोलिंग बेसिकली अगर मेजर हमें लेना है, इफेक्टिव मेजर है, या हम किसी प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिनेरियो को पास से मेज़र करना और कोई अगर प्रॉब्लम है या डेविएशंस है तो उनको चेंज करना, दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग. स्टाफिंग क्या होता है? राइट मैन टू द राइट जॉब, तो दिस इज स्टाफिंग. एंड फोर्थ होता है सेलेक्टिंग. सेलेक्टिंग क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसीजर जो रिक्रूटमेंट के बाद होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the Henry's Fayol 14 principle of management depicts the phrase a place for everything and everything is in its place. So बोला है इनमें से कौन सा फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो ये बताता है a place for everything and everything in its place. ये कौन सा प्रिंसिपल शो करता है? सो आपने देखा है कि 20 क्वेश्चंस पे करीबन 3 क्वेश्चंस तो हमारे हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल से आ गए हैं. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. और जो मैं नेक्स्ट मेरी जो भी वीडियो होगी मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बनाऊंगी ताकि आपको हर एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और इन फ्यूचर अब पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी गलत ना हो. सो फर्स्ट इज़ ऑप्शन इज़ ऑर्डर, सेकेंड इज़ यूनिटी ऑफ कमांड, थर्ड इज़ इक्विटी एंड फोर्थ इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर. ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता क्या है? तो कमिंग इन डिटेल ऑर्डर के बारे में. दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ मैन, मशीन एंड मटीरियल एक्सेट्रा. बेसिकली ये प्रिंसिपल किस पे कंसर्न होता है कि जो मैन, मशीन और मटीरियल उसका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो, प्रॉपर अरेंजमेंट हो. नेक्स्ट, देयर शुड बी अ स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरी एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन. हर एक एम्प्लॉय के लिए एक स्पेशल प्लेस या स्पेसिफिक प्लेस हो. अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, स्टाफ HR यूनिट है, तो सबके लिए एक प्रॉपर प्लेस हो. दैट इज़ अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, दैट इज़ फॉर पीपल एंड एवरीथिंग हैज़ अ प्लेस. सो ये क्या होता है? ऑर्डर. Next question is which of the following strategies allows a firm to excel over the competitors by offering product or services at least cost. कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो फर्म को सुपीरियर बनाती है टू इट्स कॉम्पिटिटर बाय ऑफरिंग प्रोडक्ट और सर्विस एट वेरी लीस्ट प्राइसेस. सो मार्केट को गेन करना, कॉम्पिटिटिव मार्केट में ज़्यादा शेयर होना. तो कोई भी कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट या सर्विस को अगर वो कोई बहुत कम प्राइस पे देगी तो वो कौन से टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी होता है, ये बेसिकली पूछा हुआ है. सो फर्स्ट इज़ प्रमोशनल लीडरशिप, सेकेंड इज़ कॉस्ट लीडरशिप, थर्ड इज़ मार्केट लीडरशिप एंड फोर्थ इज़ प्लेस लीडरशिप. सो एट लीस्ट कॉस्ट से हमें पता चल रहा है कि ये आंसर होगा हमारा कॉस्ट लीडरशिप. कमिंग इन डिटेल, कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है? तो इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय हैविंग अ लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इन द इंडस्ट्री. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो हमारा कम से कम अगर हम लेकर आते हैं तो हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, या हम बोल सकते हैं हम वी आर अ गुड कॉम्पिटिटर ओवर द अदर फर्म. और सेकेंड पॉइंट इज दिस स्ट्रैटेजी इज स्पेशली बेनिफिशियल इन द मार्केट वेयर द प्राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. और ये उस मार्केट में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है जहाँ पर प्राइस जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आएंगी तो हमारे पास जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हमें जो प्राइस है अपना प्रोडक्ट का या सुटेबल या कम से कम रखना है, क्योंकि वी हैव टू सस्टेन इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Rajan and Sajan started a business on 1st Jan 2017 with the capital of 30,000 and 20,000 respectively. According to the partnership deed, Sajan is entitled to the salary of 500 per month, while interest to be allowed on capital is 6% for both the partners. बोला है कि राजन एंड साजन ने बिजनेस स्टार्ट किया, 30,000 और 20,000 लेकर आए वो। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग साजन को 500 पर मंथ की सैलरी मिलनी चाहिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% फॉर बोथ द पार्टनर्स। द रिमेनिंग प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5:3 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आफ्टर 31st December द फर्म अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25,000। जब 31st दिसंबर में फर्म को कितना प्रॉफिट अर्न होता है, जो ग्रोस प्रॉफिट है वो है 25,000। सो ड्यूरिंग द ईयर राजन एंड साजन विड्रॉ 8,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। राजन और साजन की ड्राइंग्स कितनी है, 8,000 और 10,000। सो कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ राजन एंड साजन रिस्पेक्टिवली, एज्यूमिंग प्रॉफिट्स वर क्रेडिटेड इन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट। बोल रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस निकालना है राजन और साजन का। इसको डिटेल में करना पड़ेगा, यहाँ पे हम डिटेल करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हमारा। देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, 25,000 दिया हुआ है। सैलरी ऑफ साजन 500 इंटू 12 दैट इज़ 6,000, वो हम डिडक्ट कर देंगे। देन IOC दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रंजन की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना हो जाएगा 1,800, और साजन का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है 1,200। तो ये सब हम माइनस करके हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। उस रिमेनिंग प्रॉफिट को हमें गिवन है कि 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो राजन और साजन को कितना प्रॉफिट मिल गया, 10,000 एंड 6,000। सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ राजन एंड साजन इज, कैपिटल में डाला 30 एंड 20,000, सैलरी साजन की 6,000, इंटरेस्ट इन कैपिटल 1,800 एंड 1,200, प्रॉफिट शेयरिंग इज 10,000 एंड 6,000, एंड ड्राइंग इज 8,000। जो हमारी ड्राइंग्स थी तो वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये जो दोनों थी हमने माइनस कर दिया और इन सबका सम टोटल किया, तो जो हमारा आंसर है वो 33,800 एंड 23,200 आ रहा है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। सो आपको होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।